दोस्तों, आज की कहानी है तेलुगु फिल्म चौरे पाठम की। चौरे पाठम का हिंदी मतलब होता है चोरी का पाठ। फिल्म में कोई सस्पेंस तो नहीं है, ये एक फन मूवी है, हल्की फुल्की सी कॉमेडी ड्रामा है। IMDb रेटिंग है 6.4। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं फिल्म की कहानी शुरू। वेदांत और लक्ष्मण फिल्म के सेट पर प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम करते हैं। इन दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, इतनी गहरी कि दोनों हर काम में एक दूसरे के साथ ही होते हैं। वेदांत के सपने बड़े हैं, वो फिल्म मेकर बनना चाहता है। प्रोड्यूसर्स को नई नई कहानियां सुनाता रहता है, लेकिन कहीं कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को चाहिए कमर्शियल फिल्में जिसमें एक्शन हीरो हो, हीरोइन का तड़कता भड़कता गाना हो। पर वेदांत एक रियलिस्टिक कहानी लेकर जाता है जहाँ हीरो मार भी खाता है। एक बार सेट पर एक ब्लास्ट सीन करना था जिसकी जिम्मेदारी वेदांत की थी और वेदांत ने बबलू को ब्लास्ट करने बुलाया था। बबलू खुद को यूं तो बहुत ही प्रोफेशनल कह रहा था, पर कई टेक तक वो ब्लास्ट ऐसा कर रहा था जैसे कोई फुलझड़ी चला रहा हो। फ्रस्ट्रेट होकर वेदांत कहता है, भाई ऐसा ब्लास्ट करो कि सेट ही उड़ जाए। और नेक्स्ट ब्लास्ट में बबलू सच में पूरा सेट ही उड़ा देता है। अब तो वेदांत की खैर नहीं थी, जो प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम उसके पास था वो भी उसके हाथों से चला गया। आखिरकार प्रोड्यूसर की कही बात मानकर वो अपनी कहानी में बदलाव करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब नई कहानी लेकर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उस ब्लास्ट के बाद पूरी इंडस्ट्री ने उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और अब इस इंडस्ट्री में उसे कोई छोटा मोटा काम भी नहीं मिलने वाला। प्रोड्यूसर गुस्से से कहता है कि अब अगर तुम्हें अपनी ही फिल्म बनानी है तो जाओ, जाकर बैंक लूट लो। वेदांत ये दुख अपने दोस्त लक्ष्मण के साथ बांटता है, तो वो भी मजे मजे में बोलता है, कोई बात नहीं भाई, तू बैंक ही लूट लेना। ऐसी बात मजाक में या गुस्से में पहले भी कुछ लोगों ने कही थी। तो वेदांत का इनर सेल्फ उसे कहता है कि जब सब एक ही बात कर रहे हैं, मतलब ये इशारा है कि यही रास्ता है उसकी तरक्की का। और वेदांत बैंक लूटने की सीरियसली प्लानिंग कर लेता है। पर लक्ष्मण से कहता है कि अब वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला है और लक्ष्मण उसके साथ रहा तो वो भी फेमस हो जाएगा। और लक्ष्मण जब टीम के और लोगों से मिलता है तो वो शॉक ही हो जाता है, क्योंकि वो ब्लास्ट वाला बबलू भी है टीम में और एक शराबी जिसका नाम है जैक। और लक्ष्मण को जब बबलू से पता लगता है कि वो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं बल्कि बैंक लूटने जा रहे हैं, तो बेचारे लक्ष्मण की तो हालत ही खराब हो जाती है। पर वेदांत उसे किसी तरह से मना ही लेता है। लक्ष्मण को अब भी एक शिकायत थी कि ये बबलू और शराबी जैक क्यों है टीम में। वेदांत बताता है बैंक लूटने के लिए ब्लास्ट करने की जरूरत होगी और बबलू से अच्छा इस काम को कोई और नहीं कर सकता। बबलू ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट ऑपरेटर है कि जब तक ये बॉम्ब ब्लास्ट ना करे इसे नींद ही नहीं आती। एक बार तो इसने गलती से अपनी बेटी को रिमोट कार का रिमोट देने के बदले बॉम्ब का रिमोट दे दिया था और फिर पूरा घर ही उड़ गया। तब से इसके ससुर ने इसे घर से निकाल दिया है और कहा है जब तक वो दूसरा वैसा ही घर नहीं बना लेता वो अपनी बीवी बच्ची से नहीं मिल सकता। घर बनाने के लिए बबलू को चाहिए ढेर सारे पैसे। बस पैसे और ब्लास्ट दोनों बबलू को मिल रहे हैं तो वो इस काम को पूरी शिद्दत से करेगा। और वो शराबी जैक के पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं और वो शराब पीने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो इन दोनों से अच्छा और कौन होगा इस काम के लिए। चारों निकल पड़ते हैं धन्नापल्ली के लिए। धन्नापल्ली इसलिए क्योंकि धन्नापल्ली सबसे अमीर, सबसे साफ और सबसे शांत गांव है। 5 सालों से वो गांव आदर्श गांव का अवार्ड जीत रहा है। गुड़ बनाकर वहाँ के लोग उसे विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं और करोड़ों में कमाते हैं। वहाँ कोई क्राइम भी नहीं है तो पुलिस भी एक्टिव नहीं है, तो इससे अच्छा और कौन सा गांव हो सकता है। इन चारों का प्लान था गांव के लोगों को डॉक्यूमेंट्री के नाम पर बेवकूफ बनाकर बैंक लूटने का। वो चारों गांव पहुंचकर मिलते हैं गांव की सरपंच वसुधा दीदी और जमींदार से। जमींदार को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो सरपंच के हर काम में टांग अड़ाता रहता है, क्योंकि उसका सपना था सरपंच बनने का और जो वसुधा दीदी की वजह से पूरा नहीं हो पाया। वहीं लोग वसुधा दीदी की बहुत इज्जत करते हैं और वो है भी गांव में सबसे ज्यादा पावरफुल। वसुधा दीदी का एक राइट हैंड भी है जॉन। वेदांत लोगों से कहता है कि अगर वो इस गांव पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा तो पूरी दुनिया इस गांव की अच्छाई को जान पाएगी। इससे इस गांव का बहुत फायदा होगा। सिवाय जमींदार के सब मान जाते हैं। वो चारों गांव में रहने के लिए स्कूल को चुनते हैं क्योंकि वो स्कूल बैंक के पास था और अभी स्कूल में छुट्टियां भी चल रही थी। वो स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले सारे खिड़की वगैरह कवर कर देते हैं और पूछने पर पोस्ट प्रोडक्शन के टेक्निकल टर्म्स बताकर बात घुमा देते हैं। अब उन्हें अपना काम शुरू करना था। वेदांत ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। वो गांव का एक मैप भी लाया था साथ में। प्लान के मुताबिक उन्हें स्कूल से बैंक तक एक सुरंग खोदना था। इस काम को आसान बनाने के लिए बबलू को हर रात ठीक 9 बजे ब्लास्ट करना था। ठीक 9 बजे क्योंकि उसी वक्त गांव में घंटा बजता है और उसके बाद सारे गांव वाले अपने घर चले जाते हैं और घंटे की आवाज में लो इंटेंसिटी के बॉम्ब की आवाज दब जाती। इनके प्लान के अकॉर्डिंग
रात को ये सारे काम के दौरान वॉकी टॉकी पे बात करते। इन्होंने गांव में अपना नाम गलत बताया था ताकि भविष्य में पकड़े ना जा सके। बबलू अब जलंधर था, वेदांत मंजूनाथ और लक्ष्मण था उज्जवल। और वॉकी टॉकी पे बात करने के लिए बबलू था अल्फा बी, जैक था अल्फा जे, वेदांत अल्फा वी और लक्ष्मण अल्फा एल। लक्ष्मण का काम था घंटे वाले पर नजर रखना और खुदाई की निकली मिट्टी सबसे बचकर नदी में फेंक कर आना। जैक खुदाई करता और बबलू का काम तो था ही ब्लास्ट करने का, और इन सारे काम की देख रेख करता वेदांत। ये लोग रात को अपना काम करते और दिन में गांव वालों को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग। एक दिन इनकी मुलाकात होती है धन्नापल्ली ग्रामीण बैंक में अकाउंटेंट का काम करने वाली अंजलि से। वेदांत अंजलि से मिलते ही समझ गया था कि अंजलि को पटाना ही होगा। वैसे भी अंजलि का बॉयफ्रेंड उसके सारे गहने लेकर उसे धोखा देकर भाग गया था और इसके लिए सब अंजलि को ही सुनाते थे। तो बस अंजलि से 2-4 अच्छी बातें करके उसे अपने भरोसे में लेना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन अंजलि तो वेदांत के लिए सीरियस ही हो जाती है और एक रात उसे फेसबुक पर मंजूनाथ के नाम से ढूंढती है। बहुत ढूंढने पर जब नहीं मिलता तब अगले दिन वो गुस्से में वेदांत से पूछती है, आखिर उसने अपना नाम गलत क्यों बताया? वो तो अच्छा था कि किसी फिल्म के क्रेडिट्स में से उसे उसका असली नाम पता लग गया। तो वेदांत कहता है कि वो डॉक्यूमेंट्री बनाकर एक नई शुरुआत करने वाले हैं और नई शुरुआत के लिए नया स्क्रीन नेम। फिर वेदांत पूछता है आखिर वो फेसबुक पर उसे ढूंढी क्यों रही थी? अंजलि बस मुस्कुरा देती है। बेचारा वेदांत शिकार करने गया था पर ये खुद ही मारा गया। अब वेदांत भी अंजलि के लिए सीरियस होने लगा था। एक रात लक्ष्मण अपना काम करके घंटे के पास से लौट रहा था कि पुलिस वाला मिल जाता है और उससे बोलता है कि इतनी रात को अकेले मत घूमा करो, वैसे भी आजकल गांव से लोग गायब हो रहे हैं। लक्ष्मण के मना करने के बावजूद वो उसे स्कूल छोड़ने पहुंच जाता है। वो तो अच्छा था कि इन लोगों ने पहले से ही खतरे का इशारा करने के लिए कोड वर्ड बनाया था, रश्मि का सामान था। तो वो लोग पुलिस वालों के पहुंचने से पहले ही वहाँ सब कुछ क्लियर कर देते हैं। एक दिन पुलिस को नदी के किनारे पुल पर मिट्टी दिख जाती है जो उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर इन सब से अनजान ये चारों अपने काम में मगन थे। एक दिन डॉक्यूमेंट्री शूट करते वक्त एक औरत आकर बोलती है, आप अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं ना, तो मेरी बेटी की फोटो भी दिखाओ। बहुत दिनों से वो गायब है, उसे कहो जहाँ भी है वापस अपनी माँ के पास आ जाए। उसी रात बबलू थोड़ा एक्साइटमेंट में एक साथ 2 बॉम्ब लगा देता है और घंटा बजने के साथ ही घंटा ही तहस नहस हो जाता है, क्योंकि बॉम्ब की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि गांव के सारे पुराने बिल्डिंग्स को खतरा था और ये घंटे वाली बिल्डिंग सबसे पुरानी बिल्डिंग थी। इस आवाज से सारे गांव वाले जाग जाते हैं और ज्यादातर लोग इसका ब्लेम धर्म घंटा के नीचे से गई पाइपलाइन पर डालते हैं। जिन लोगों ने वहाँ पाइपलाइन बिछाई थी उनमें से एक मजदूर वहाँ मौजूद था। वो सरपंच से कहता है, दीदी हमने आपको पहले मना किया था ना, यहाँ से पाइपलाइन मत डालो, पर आप नहीं मानी। सरपंच वसुधा उसे चुप करा देती है। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि जमींदार और वसुधा दोनों भाई बहन हैं और ये घंटा इनके दादाजी ने ही बनवाई थी। वापस आकर वेदांत बबलू को डांटता है कि हाई इंटेंसिटी बॉम्ब की वजह से धर्म घंटा की पुरानी बिल्डिंग गिर गई। अब जब घंटा नहीं बजेगा तो लो इंटेंसिटी बॉम्ब की आवाज भी सब सुन लेंगे। अब उन्हें काम रोकना ही पड़ेगा। इतने में जैक आकर बोलता है कि अब बॉम्ब रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग जितनी खुदाई होनी थी वो हो चुकी है। वो लोग बहुत खुश होकर सुरंग के आखिरी सिरे तक पहुँचते हैं, पर वहाँ तो नजारा ही अलग था। वहाँ पैसों की जगह कंकाल भरे पड़े थे। इन लोगों ने गलती से बैंक के बदले सरपंच के बेसमेंट तक खुदाई कर दी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस गांव में आखिर चल क्या रहा है। यहाँ इतने सारे कंकाल क्यों हैं, वो भी सरपंच के घर के नीचे। तभी एक जख्मी लड़के की आवाज आती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जिसकी माँ उसे दोपहर में ढूंढ रही थी। वो लड़का इस आदर्श गांव के राज खोलता है। बहुत सालों पहले धनपालेश्वर ने सारी जमीन, सोना सब अपने बेटे जमींदार को दे दिया और नौकरानी से जन्मी अपनी बेटी वसुधा को गांव के बाहर कर दिया। गांव के बाहर बंजर जमीन में वसुधा को बेशकीमती पत्थर मिले। इसके बाद उसने अपने पिता का खून कर दिया और गांव की सरपंच बनी और गुड़ के आड़ में पत्थर विदेशों में एक्सपोर्ट करने लगी। जिसे भी वसुधा का ये राज पता लगा वो मारा गया। फिर अचानक किसी के आने की आहट सुनकर चारों छिप जाते हैं। वसुधा जैक के साथ मिलकर इस लड़की को भी खत्म कर देती है। अब इन चारों की तो हालत बिल्कुल ही खराब हो गई थी। करने क्या आए थे और फंस कहाँ गए। ये सब इस गाँव से अब भागने का प्लान करते हैं कि तभी जैक इन्हें वसुधा के पास लेकर जाता है।
वसुधा को इनका असली नाम पता लग चुका था और ये भी कि चारों इनके बारे में जानते हैं, पर उसे अभी भी यही लग रहा था कि वो यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं और शायद गलती से इन्हें वसुधा के बारे में पता लग गया। वसुधा इन लोगों से कहती है कि तुम लोग चुपचाप अपना काम करो और यहाँ से चले जाओ, बस गुड़ की फैक्ट्री के आसपास भी मत जाना। यहाँ से आने के बाद वेदांत कहता है अब हमें यहाँ से टनल बंद करके डॉक्यूमेंट्री बनाकर चुपचाप निकल जाना चाहिए। यही एक रास्ता है वसुधा से बचने का। और वसुधा के बारे में वो पुलिस को भी नहीं बता सकते थे क्योंकि ये लोग भी तो कोई लीगल काम करने नहीं आए थे। उधर गांव में इस बात पर बहस छिड़ी थी कि नया धर्म घंटा कहाँ लगेगा। पुरानी वाली जगह के नीचे से तो सरपंच ने पाइपलाइन बिछवाई है और वो पाइपलाइन वाटर टैंक के नीचे से होकर बैंक तक जाती है और फिर सरपंच के घर के नीचे से होते हुए गांव के बाहर निकलती है। सरपंच वहां से पाइपलाइन हटाने के लिए तैयार नहीं थी और गांव वाले धर्म घंटा वहीं लगवाना चाहते थे क्योंकि बरसों से ये वहीं था। और ये सब सुनकर आता है वेदांत को एक नया आइडिया कि सरपंच के बेसमेंट तक तो उन्होंने खुदाई कर ली है और वहाँ से पाइपलाइन बैंक तक जाती है, बस उन्हें पाइपलाइन तक पहुँचना था और वो बैंक तक पहुँच जाते। उधर जैक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है पर जमींदार पुलिस से इन लोगों को बचा लेता है और इनके सामने एक शर्त रखता है कि इन्हें सरपंच को मारना होगा, रियल में नहीं बस डॉक्यूमेंट्री में। इस काम के लिए उन्हें वो 1 लाख रुपए भी देता है। वेदांत अंजलि को भी अपना सारा प्लान बता देता है। अंजलि कहती है फिर से वो एक चोर से प्यार कर बैठी, वो छोटा फ्रॉड था और ये तो बड़ा वाला है। पर वेदांत उसे सरपंच का भी सारा राज बता देता है। अंजलि भी अब बैंक लूटने के लिए मान जाती है। पाइपलाइन के अंदर वेदांत रहता है और पाइपलाइन के ठीक ऊपर अंजलि रिमोट का बटन दबाकर उसे बताती है कि कहाँ बैंक है और कहाँ बैंक का लॉकर। इसी दौरान वसुधा और जैक को उनके बेसमेंट में एक वॉकी टॉकी मिलता है जिस पर वो वेदांत और उनके दोस्तों की बातें सुन लेते हैं। वॉकी टॉकी पर वेदांत अपने दोस्तों को बता रहा था कि अल्फा ए ने लोकेशन बता दी है और आज रात वो काम तमाम करने वाले हैं। वसुधा को ये समझ नहीं आता कि ये अल्फा ए है कौन, तो वो उस रात सारे गाँव वालों को महेश बाबू की फिल्म दिखाती है। पर अंजलि, उसकी टीम और सरपंच गायब थे, तो वसुधा को समझते देर नहीं लगती कि ये अल्फा ए अंजलि ही है। वो अंजलि से उन चारों को बुलवाती है, लेकिन जब वेदांत को बुलाने की बारी आती है तो लक्ष्मण चुपके से वेदांत को समांथा रश्मिका बोलकर उसे खतरे का इशारा कर देता है। फिर भी वेदांत आता है और अब 5 पकड़े जाते हैं। वसुधा को लग रहा था कि ये चारों उसे ही एक्सपोज करने आए हैं, इसलिए तो उसकी बेसमेंट तक उन्होंने सुरंग खोदी। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो लोग असल में बैंक लूटने आए थे। पर तभी सरपंच को फैक्ट्री से कॉल आता है कि जमींदार वहाँ हंगामा कर रहा है। दरअसल जब लक्ष्मण ने खतरे का इशारा किया था तभी वेदांत ने जमींदार को कॉल कर सरपंच बनने का एक आइडिया दिया था और जमींदार फैक्ट्री पहुंचकर इस बात पर हंगामा कर रहा था कि आखिर सरपंच इनसे इतनी रात तक काम क्यों करवा रही है और ट्रक में इतनी रात को ये लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं उसे सब पता है। इधर वेदांत अपने दोस्तों से कहता है कि वसुधा सरपंच के साथ बिजी है, तब तक वेदांत और उसके साथ ही बैंक लूटेंगे। ये सुनकर उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं कि वेदांत ऐसे वक्त पे कैसी बातें कर रहा है। वेदांत कहता है वो अकेला ही जाएगा बैंक लूटने और ये लोग इधर टनल बंद करके उसका बाहर इंतजार करेंगे और वेदांत बैंक से डायरेक्ट बाहर निकलकर उनके पास पहुंच जाएगा। बैंक लूटने के बाद वो लोग जंगल के रास्ते भागने वाले थे, पर वहाँ वसुधा के लोग उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे और ये 5 पकड़े जाते हैं। वो लोग वसुधा का राज गांव को बताने की धमकी देते हैं, तो यहाँ आता है एक ट्विस्ट कि लगभग गांव के सारे लोग वसुधा से मिले थे, बस कुछ ही ऐसे थे जिन्हें वसुधा का राज नहीं पता था। और अगर कोई वसुधा के बारे में जानने के बाद वसुधा के खिलाफ जाता तो मारा जाता था। हार कर इन चारों को लूटे हुए सारे पैसे लौटाने पड़ते हैं। फिर भी पूरा गाँव इनके पीछे पड़ जाता है क्योंकि ये बाहर जाते तो इनके गांव की सच्चाई भी बाहर जाती। किसी तरह बचकर ये वाटर टैंक पर पहुंचते हैं और वहां के पाइपलाइन में कूद जाते हैं क्योंकि वो पाइपलाइन सीधे गांव के बाहर नदी में जाती थी और इसी तरह से ये गांव से बचकर गांव के बाहर पहुंच जाते हैं। अब इनके पास पैसे तो नहीं थे पर इनकी जान बच गई थी। वेदांत कहता है पैसे ना सही पर उनके पास गांव की डॉक्यूमेंट्री तो है। लक्ष्मण सारे वीडियोस अपने साथ ले आया था। वेदांत कहता है अब वो इस गांव को एक्सपोज करेंगे। डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद ये लोग फेमस हो जाते हैं और कई सारे अवार्ड्स भी जीतते हैं। उधर वसुधा और उसके लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। जमींदार नया सरपंच बन जाता है और इसी खुशी में वो वेदांत की फिल्म में पैसा लगाने के लिए भी तैयार हो जाता है क्योंकि वेदांत की वजह से ही तो वो सरपंच बन पाया था। और यही हो जाती है फिल्म की कहानी खत्म। तो दोस्तों ये थी चौरे पाठम की कहानी। ये सारी टेंशन दूर करने वाली एक बार देखी जाने वाली ठीक ठाक कॉमेडी फिल्म है। आपको ये फिल्म और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।